नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के 2026 के इक्विटी गाइडलाइंस के बारे में। लेकिन हम इन इक्विटी गाइडलाइंस के बारे में बात करें इससे पहले हम थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें। यूजीसी क्या है? यूजीसी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है। सभी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है यूजीसी एक्ट के अंतर्गत। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। दो उद्देश्य हैं यूजीसी के। एक तो ये कि इन यूनिवर्सिटीज़ को जो यूजीसी रिकग्नाइज करती है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, ऐसे। दूसरी चीज़ ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ग्रांट देती है, एड जिसे बोलते हैं, फाइनेंशियल एड। तो ये दो यूजीसी के मेन उद्देश्य होते हैं या काम होते हैं। अब 2012 में यूजीसी ने 2012 के इक्विटी गाइडलाइंस पब्लिश किए या इंट्रोड्यूस किए। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड करते हैं। यूजीसी जो है भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मनमोहन सिंह सरकार के समय एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री थी, तो उसके अंतर्गत आती थी। इसका मतलब ये कि यूजीसी जो भी डिसाइड करती है या जो भी प्रपोज करती है, जो भी अमेंड करती है, वो भारत सरकार ही करती है। भारत सरकार का जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर है वो करता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर है उस समय सरकार का होता है, वो डिसाइड करता है। तो 2012 में यूजीसी ने एक 2012 की इक्विटी गाइडलाइंस प्रस्तुत की जो 2013 से फोर्स में आई। इक्विटी गाइडलाइंस क्या थी? ये गाइडलाइंस ये थी जो सुनिश्चित करती थी कि यूजीसी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो। ये डिस्क्रिमिनेशन हालांकि उस सर्कुलर में तो कहा था कि किसी भी जाति या किसी भी समूह या किसी भी रिलीजन के खिलाफ ना हो, लेकिन उसका स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव था वो था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के बारे में, कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के बारे में के ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग, फलाना फलाना ना हो। तो उन्होंने फिर एक सर्कुलर निकाला जो 2013 से वैलिड हुआ। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में यूजीसी के अंतर्गत करीब 1300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर आप 1300 यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी में करीब मान लीजिए 1000 स्टूडेंट होते, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने छात्र आजकल यूजीसी के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे नेचुरल बात तो ये है कि जब 2012 में इन्होंने इक्विटी गाइडलाइंस निकाली तो हो सकता है इनके पास कुछ डेटा रहा होगा कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे वाकई में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार होता होगा। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय के जो टोटल यूजीसी की यूनिवर्सिटीज़ थीं उनमें से सिर्फ 100 से थोड़ा ज़्यादा कंप्लेंट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर आई, के तरफ से आई कि जी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इतने सारी यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में उस समय पढ़ते थे 2013 से 2016 के बीच में, उसमें बस 100 से थोड़ा ज़्यादा कंप्लेंट्स आई कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप सोचिए कि ये गाइडलाइंस जिस अजम्पशन के लाई लाई गई, वो अजम्पशन ही मतलब कमज़ोर था। इतनी कोई बड़ी विकराल समस्या नहीं थी कि मतलब इतनी गाइडलाइंस को लाया जाए। खैर, बहरहाल डिस्क्रिमिनेशन और रैगिंग और एक्सक्लूजन तो किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हमको तो ये बताया जाता है कि दशकों से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के और व्यक्तियों के खिलाफ होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन यहाँ तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन की कोई ख़ास रिपोर्ट्स ही नहीं है। बहरहाल, तो ये 2012 था। मुद्दे की बात यह है, जो ये याद रखने की बात है कि 2012 में जो गाइडलाइंस आई थी उसमें जो कम्युनिटीज़ जिनको स्पेसिफाई किया गया था वो था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। अब इसके करीब 14 साल बाद, कुछ दिन पहले 2026 में भारत सरकार ने
2026 की इक्विटी गाइडलाइंस, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस प्रस्तुत की, जिनको यूनियन गैजेट में 13 जनवरी 2026 को छापा गया और तब से वो फोर्स में है। इन दोनों गाइडलाइंस के प्रस्तुत होने के बीच में क्या हुआ, मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताता हूँ। जो हमारे पास यूजीसी का जो डेटा है उसके हिसाब से 2019 से 2024 के बीच में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के खिलाफ जो अपने ऊपर जो उत्पीड़न, अपने ऊपर जो हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट्स की, वो साल दर साल कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 400, और जो लास्ट रिपोर्टिंग ईयर था 2023-2024 उसमें 378 ही कंप्लेंट्स थी। इसका मतलब कि 1300 यूनिवर्सिटीज़ में 2023-2024 का जो एकेडमिक सत्र था, देयर वर ओनली 378 complaints by scheduled caste and scheduled tribe students against them. Now imagine the volume of problem, the proportion of problem in our campuses, जिसके आधार पर इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ 2026 में प्रस्तुत कर दी कि there should be fresh guidelines about UGC इक्विटी रेगुलेशंस। तो 2026 के UGC इक्विटी रेगुलेशंस में की मेन चीज़ें क्या हैं? मेन चीज़ें ये हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ 2012 में इन्होंने सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंक्लूड किया था, 2026 की गाइडलाइंस में इन्होंने SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी इंक्लूड कर लिया। अब ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं? ये होती हैं OBCs, अदर बैकवर्ड कास्ट, जैसे यादव हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, ये इनको भी इंक्लूड कर लिया। मतलब इनके खिलाफ कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, किसी के भी खिलाफ हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ इसी कम्युनिटी को क्यों चुना? आपने ब्राह्मणों, आपने क्षत्रियों, आपने कायस्थों, आपने बनियों को क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया? क्या इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि आपके वोट बैंक नहीं है? क्या आपने OBCs को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये आपके परंपरागत वोट बैंक है पूरे भारत में? तमिलनाडु में तो OBC ही वोट करते हैं, वो तो सबसे बड़ी कम्युनिटी बन गई है। बिहार में OBC बहुत बड़े हैं, उत्तर प्रदेश में OBC बहुत बड़े हैं, मध्य प्रदेश में OBC बहुत बड़े हैं, राजस्थान में OBC बहुत बड़े हैं। तो क्या आपने OBCs को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आपको वो टारगेटेड एक वोट बैंक लग रहा था, तो आपने सोचा चलो इसको भी इंक्लूड कर लें? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दोनों रेगुलेशंस में, 2012 और 2026 में OBC। दूसरी चीज़ ये है कि 2026 के UGC इक्विटी गाइडलाइंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अंतर्निहित, इम्प्लिसिट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी जनरल कास्ट स्टूडेंट ने या टीचर ने या किसी स्टाफ ने मान लीजिए किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या OBC स्टूडेंट के खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया जो अपेरेंट नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट है उसको लगा, इम्प्लाइड, अंतर्निहित, तो वो कंप्लेंट का आधार बन सकता है। ये चीज़ 2012 में नहीं थी, उसमें ये मेंशन्ड ही नहीं था, लेकिन 2026 में ये अंतर्निहित शब्द या इम्प्लिसिट ये चीज़ जोड़ दिया गया है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या कहा, आपने किस मंशा से कहा, लेकिन जो अफेक्टेड स्टूडेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या OBC स्टूडेंट, वो बोल सकता है कि जी मुझे लगा, हालांकि वो कंप्लेंट, वो वर्ड्स या वो इंटेंशन या वो एक्शन एक्सप्लिसिट नहीं होगा, लेकिन वो उस इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट चीज़ के आधार पर वो बच्चा आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। जब ये कंप्लेंट होगी तो यूनिवर्सिटी की जो एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल है वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये प्रावधान 2012 में भी था, और फिर उसके आधार पर एक्शन लेगी।
तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो हर एक को समझना चाहिए डिफरेंस दोनों के बीच में, दोनों गाइडलाइंस के बीच में, कि 2026 की इक्विटी यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें इक्विटी स्क्वाड्स के गठन की बात की गई है। इक्विटी स्क्वाड्स क्या होते हैं? इक्विटी स्क्वाड्स होते हैं मोबाइल दल, मोबाइल टीम्स होती हैं जो जगह जगह जाकर उनको लगेगा कि ये वल्नरेबल जगह है तो वहाँ जाकर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल को देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि एक यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में, एक कमरे में एक ब्राह्मण बच्चा या एक जनरल कास्ट बच्चा जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे के साथ और शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे के साथ रह रहा है। अब ये इक्विटी स्क्वाड वहाँ पहुँचता है और ज़बरदस्ती उन बच्चों से बोलता है कि बोलो कि इस ब्राह्मण बच्चे ने या इस अपर कास्ट बच्चे ने, जनरल कास्ट बच्चे ने, सवर्ण बच्चे ने आपके लिए ये बोला, और फिर उन शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों की उस कंप्लेंट के आधार पर उस सवर्ण बच्चे के ऊपर एक्शन होता है। ये इक्विटी स्क्वाड्स का काम है कि वो वल्नरेबल स्पॉट पे जाएं। वल्नरेबल स्पॉट क्या होता है भाई? वल्नरेबल स्पॉट आप कहीं पे भी घुस जाएंगे जहाँ पे भी आपको लगेगा कि यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, टारगेट कर लिया आपने, अपनी एक कंप्लेंट लिखी, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी सेल को दिया, यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी उसके ऊपर एक्शन करेगी। ये सबसे बड़ा प्रावधान है यूजीसी के 2026 एंटी डिस्क्रिमिनेटरी या ये जो यूजीसी इक्विटी रेजोल्यूशन की जो बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ किसी भी कंप्लेंट पर यूनिवर्सिटी को एक्ट करने की ड्यूटी है, वहाँ अगर मान लीजिए वो कंप्लेंट गलत निकली तो क्या उस कंप्लेनेंट के ऊपर क्या आप सज़ा देंगे? इसके ऊपर कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। चाहे आपकी कंप्लेंट सही हो चाहे नहीं हो, उस अक्यूज बच्चे के ऊपर एक्शन होगा, और जितने दिनों तक वो एक्शन होगा उस अक्यूज बच्चे के ऊपर या अक्यूज टीचर के ऊपर या स्टाफ के ऊपर, आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर क्या मनस्थिति बीतेगी। अगर वो कंप्लेंट गलत निकलती है तो कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता का कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक तो वो स्टूडेंट जो है, जो अक्यूज स्टूडेंट है, उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इस इक्विटी रेगुलेशन को, मतलब ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको हटा ही देना चाहिए, क्योंकि आपके 1300 यूनिवर्सिटीज़ में से आपके करीब बहुत कम आपका प्रोपोर्शन है आपके कंप्लेंट्स वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। लास्ट जो रिपोर्ट थी उसमें 378 कंप्लेंट्स थी। 1300 इंटू 1000 स्टूडेंट्स का कितना होता है आपका? करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स। 1 करोड़ स्टूडेंट्स में से 378 कंप्लेंट्स, आपका 1% भी नहीं होती। 1% होता है आपका 1 लाख। 1 लाख भी नहीं है ये, 10,000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, 378 थी। इन चीज़ों के ऊपर, दैट इज़ वाई देयर इज सो मच ऑफ एंगर अगेंस्ट दीज UGC equity regulations. So I hope you liked this video. I hope you now understood why these regulations are bad. First of all, the clause of bringing OBC, which is purely because of vote bank. Secondly, the word इम्प्लिसिट, जिसे बोलते हैं अंतर्निहित, मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं है, फिर भी कंप्लेंट दायर हो गई तो उस अक्यूज बच्चे के ऊपर कंप्लेंट होगी। तीसरी चीज़ इक्विटी स्क्वाड्स का, जो एक तरह से गुंडा तत्व हैं जो जगह जगह जाएंगे और बच्चों को हैरेस करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं। नमस्ते।